गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। यह टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इस टॉपिक से आपके वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? इसके ऑप्शन है ए तृतीय शिलालेख, बी प्रथम बृहद शिलालेख, सी चतुर्थ शिलालेख, डी 12वां शिलालेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। इस अभिलेख में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सहिष्णुता बरतने की बात कही गई है। अशोक ने इसमें यह भी बताया है कि सभी धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहेगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी उदयन, सी बिंदुसार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयन। इसके बारे में संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। पाटलिपुत्र, जो इस समय वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना मगध के राजा उदयन ने की थी। यह हर्यक वंश के शासक थे। उदयन बिंबिसार का पुत्र और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। उसने अपने शासनकाल, इसका शासनकाल जो था 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक था। इसके दौरान पाटलिपुत्र को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र भी बनाया। यह स्थान जो था वह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, जिससे इससे सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह को से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, जिसके बाद में यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी बना। अन्य जो बिंदु थे, अन्य ऑप्शन थे, उन पर भी बात कर लेते हैं। बिंबिसार, यह हर्यक वंश का था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी जो था बिंदुसार, यह मौर्य वंश के थे, अशोक के पिता थे, जिनका पाटलिपुत्र से तो संबंध था, लेकिन उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी। तीसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी की रचना 8 अध्यायों में से किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए पाणिनि, बी मलुकदास, सी कौटिल्य, डी कालिदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पाणिनि। ऑप्शन ए पाणिनि। गलती से कालिदास निकल गया, लेकिन ऑप्शन ए पाणिनि है। चलिए इसके बारे में संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। यह ग्रंथ 8 अध्यायों, जैसा कि नाम से ही अष्टाध्यायी लिखा है तो 8 अध्यायों में है।
और इसमें संस्कृत व्याकरण के सूत्रबद्ध नियमों का संग्रह है। पाणिनि एक महान व्याकरणविद थे जिनका काल लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण को व्यवस्थित करने के लिए 3959 सूत्रों में इसका संकलन किया गया है। अष्टाध्यायी न केवल व्याकरण का ग्रंथ है बल्कि यह भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और शब्द संरचना का भी अद्भुत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, जो आगे चलकर पाणिनीय व्याकरण परंपरा की नींव बना। अन्य ऑप्शन जो थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। मलुकदास वे एक संत और कवि थे। कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कालिदास वे संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत आदि जैसे ग्रंथों की रचना की। चौथा प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? दोस्तों इसका उत्तर तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत और यात्री था जिसे सेल्यूकस निकेटर जो था यूनानी राजा था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वो 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक था। इंडिका नामक ग्रंथ भी मेगास्थनीज ने लिखा, जिसमें उसने तत्कालीन भारतीय समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया था। मेगास्थनीज ने भारत के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 7 वर्गों का भी अपने इंडिका में उल्लेख किया था। पाटलिपुत्र नगर मौर्य प्रशासन, कृषि व्यवस्था और सेना के संगठन की भी जानकारी अपने ग्रंथ इंडिका में लिखा था। अन्य विवरण जान लेते हैं। अन्य विवरण जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। अशोक, इनका शासनकाल जो था 273 से 232 ईसा पूर्व था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। हर्षवर्धन जो था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, यह बहुत बाद शासक था जब चीन से वैनसांग भारत आया था। कुमारगुप्त जो था वो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। वह गुप्त वंश का शासक था। 5वां प्रश्न है, वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपनी राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी? इसके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। इसके बारे में भी संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार, इनका शासनकाल जो था 297 से 273 ईसा पूर्व था। ये यूनान के राजा एंटियोकस प्रथम से अपने दरबार के लिए एक यूनानी दार्शनिक भेजने की मांग की थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। अपने शासन काल में यूनान और अन्य पश्चिमी देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए
इसके साथ साथ यूनानी इतिहासकारों के अनुसार बिंदुसार ने एंटियाकस से एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए कहा ताकि वह भारतीय दरबार में रहकर ज्ञान प्रदान कर सके। अन्य विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। अशोक उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से संधि की थी। अजातशत्रु वह मौर्य नहीं था बल्कि हर्यक वंश का शासक था। छठा प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसके ऑप्शन है: ए अर्थशास्त्र, बी दिव्यावदान, सी अशोक शिलालेख, डी इंडिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडिका। इसका विवरण जो है संक्षिप्त में दिया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र के शासन तंत्र, नगर व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली का उल्लेख भी इंडिका में मिलता है। इंडिका में नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी जो विभिन्न कार्यों को संभालती थी, जैसे उद्योग, व्यापार, कर संग्रह, जनसंख्या गणना, सुरक्षा आदि। पाटलिपुत्र को एक सुव्यवस्थित और किलेबंद नगर बताया गया, जहां लकड़ी की दीवारों में और ऊंचे बुर्जों से सुरक्षा व्यवस्था थी। अन्य ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। ए दिव्यावदान यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अशोक के जीवन और बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन है। अर्थशास्त्र जो था वो चाणक्य द्वारा रचित यह ग्रंथ प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों पर आधारित है। डी अशोक शिलालेख, इसमें अशोक के धर्म प्रचार और नीति संबंधी आदेश हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इसके ऑप्शन है: ए विलियम जोन्स, बी मैक्स मूलर, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जेम्स विलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विलियम जोन्स। ब्रिटिश विद्वान विलियम जोन्स ने सबसे पहले यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित सैंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा। यूनानी ग्रंथों में सैंड्रोकोट्स का उल्लेख मिलता है, जिसे भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में इस समानता की पहचान की, जिससे भारतीय इतिहास के काल निर्धारण में सहायता मिली। इस खोज से भारतीय और ग्रीक इतिहास के बीच संबंध स्थापित हुआ और मौर्य साम्राज्य के कालखंड को भी सत्यापित किया गया। अन्य विकल्प का विवरण जो है: ए जेम्स विलियम, ऐसा कोई प्रमुख इतिहासकार नहीं था। सी अलेक्जेंडर कनिंघम, यह एक पुरातात्विक था जिसने बाद में भारतीय इतिहास पर काम किया। डी मैक्स मूलर, यह एक जर्मन संस्कृत विद्वान था जिसने वैदिक साहित्य पर शोध किया। 8वां प्रश्न है, अश्वघोष के ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं? इसके ऑप्शन है: ए प्राकृत, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृत। अश्वघोष प्राचीन भारत के एक महान बौद्धिक दार्शनिक हैं, कवि और नाटककार थे भी। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई
ग्रंथ लिखे। अश्वघोष जो था वो कौशाण वंश के राजकवि थे। इनके प्रमुख ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए जो निम्नवत हैं। बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित महाकाव्य है। सौदरानंद बौद्ध धर्म और मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करता है। वज्र सूची जाति प्रथा की आलोचना करने वाला ग्रंथ है। ऑप्शन ए जो था पाली, यह बौद्ध ग्रंथों की त्रिपिटक की भाषा है। बी प्राकृत, यह लोक भाषा थी जिसे जैन और बौद्ध साहित्य में प्रयोग किया गया। डी हिंदी भाषा, उस समय हिंदी भाषा जो थी अस्तित्व में नहीं थी। 9वां प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? इसके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे जो प्राचीन भारत की प्रमुख लिपि थी। ब्राह्मी लिपि दक्षिणी और मध्य भारत के शिलालेखों में प्रयोग हुई थी। उत्तर पश्चिम भारत जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के शिलालेखों की भाषा मुख्य रूप से प्राकृत थी, जबकि कुछ शिलालेखों में ग्रीक और अरमाइक भाषा का भी प्रयोग किया गया था। अन्य विवरण हैं जैसे ए ऑप्शन है पाली अशोक के अभिलेख का प्राकृत भाषा में है। संस्कृत अशोक के शिलालेख संस्कृत में नहीं लिखे गए थे बल्कि बाद में गुप्त काल में संस्कृत का उपयोग हुआ था। और डी जो था प्राकृत भाषा थी। 10वां प्रश्न है मौर्यकालीन मृदभांडों को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है ए लाल पर काले रंग के मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी चित्रित मृदभांड, डी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। मौर्यकालीन सभ्यता में उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड सबसे प्रमुख थे। इनकी विशेषता थी ये चमकदार थे, काले और धूसर रंग के होते थे। इन बर्तनों की सतह अत्यधिक चिकनी और चमकदार होती थी जिससे इनकी विशेष पहचान बनती है। ये मृदभांड मुख्यतः राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य प्रमुख स्थलों जैसे अहिच्छत्र, कौशाम्बी, वैशाली में पाए गए। ये मृदभांड मौर्यकालीन उन्नत कुम्हार कला और व्यापारिक समृद्धि को दर्शाते हैं। अन्य विकल्प के बारे में है चित्रित धूसर मृदभांड, यह महाजनपद काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से संबंधित है। लाल पर काले रंग के मृदभांड, यह हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। चित्रित मृदभांड, यह वैदिक काल में प्रयुक्त होता था। 11वां प्रश्न है मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? इसके ऑप्शन है ए 15, बी 50, सी 30, डी 20। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 30। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित किया जाता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। 30 सदस्य 6 उप समितियों में विभाजित थे और प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इन उप समितियों के कार्य इस प्रकार थे। पहला जो था उद्योग और कारीगरों का प्रबंधन, दूसरा जो था विदेशी यात्रियों और व्यापारियों की देखभाल, तीसरा था जनगणना और मृत्यु
जनगणना और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। चौथा जो था व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करना था। पांचवा जो था निर्माण कार्य और सड़कों की देखरेख। छठा जो था सेना और रक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करना था। यह व्यवस्था नगर प्रशासन के सुचारू संचालन और विभिन्न विभागों के कुशल प्रबंधन के लिए भी बनाई गई थी। 12वां प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? इसके ऑप्शन है ए समाहर्ता, बी व्यवहारिका, सी अंतपाल, डी प्रदेष्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समाहर्ता। मौर्य काल में समाहर्ता राज्य का मुख्य वित्त अधिकारी होता था, जो राजस्व एकत्र करने और उसके प्रबंधन का कार्य करता था। यह विभिन्न करों जैसे कि विशेष रूप से भूमि कर, व्यापार कर और उत्पादन कर को संग्रहित करता था। अन्य विकल्प के बारे में भी जान लेते हैं। विकल्प जो बी था व्यवहारिका, यह न्यायिक अधिकारी था जो कानूनी मामलों को देखता था। सी अंतपाल, यह सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रशासनिक अधिकारी था। डी प्रदेष्टा, यह नगर प्रशासन और कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी होता था। 13वां प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय कृषि भूमि से था, जो इस भूमि से प्राप्त अनाज और राजकीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। सीताध्यक्ष नामक अधिकारी इस भूमि की देखरेख करता था और वहाँ की कृषि व्यवस्था को भी संचालित करता था। अन्य विकल्पों के बारे में भी जान लेते हैं। ए एक देवी, सीता का संबंध मौर्यकालीन कृषि भूमि से था, न कि किसी देवी से। बी एक धार्मिक संप्रदाय, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। डी ऊसर भूमि, सीता उपजाऊ भूमि थी, न कि ऊसर बंजर भूमि थी। 14वां प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इसके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी वैशाली, डी नालंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का एकमात्र प्रसिद्ध केंद्र था। यह उस समय का प्रमुख शैक्षिक और बौद्धिक संस्थान था, जहां विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि वेद, चिकित्सा, राजनीति, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष और शिल्पकला जैसी शिक्षाओं का। अन्य विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। ए वैशाली जो था, वैशाली ऑप्शन, यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बी नालंदा, यह गुप्त काल पाँचवीं शताब्दी ईस्वी से में प्रसिद्ध हुआ था। डी उज्जैन, यह खगोल शास्त्र और गणित का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? इसके ऑप्शन है ए यवनराज तुसाफ, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी वैशपुंस गुप्त।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैशपुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वैशपुष्यगुप्त को सौराष्ट्र जो है वो गुजरात में है, का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उसने गिरनार क्षेत्र में एक बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो बाद में रुद्रदमन प्रथम और स्कंदगुप्त के शासनकाल में पुनर्निर्मित की गई। अन्य विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। विकल्प ए, बिंदुसार। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। अशोक बाद में सम्राट बना। डी, यवनराज तुसास्फ यह एक यूनानी शासक था। 16वां प्रश्न है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है ए, पशुओं के लक्षणों का ज्ञान रखने वाला अधिकारी। बी, राज्य ज्योतिषी। सी, भवनों के निरीक्षण करता। डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशुओं के लक्षणों का ज्ञान रखने वाला अधिकारी। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष वह अधिकारी होता था जो पशुओं, विशेष रूप से घोड़ों और हाथियों के लक्षणों और उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण करता था। यह अधिकारी राज्य के अस्तबलों और युद्ध में उपयोग किए जाने वाले पशुओं की देखरेख करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भी मिलता है। अन्य विवरण बी ऑप्शन है, राज्य ज्योतिषी। यह कार्य नक्षत्र दर्शक या ज्योतिषियों का था। सी, भवनों के निरीक्षण करता। यह कार्य नगर प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। 17वां प्रश्न है, श्रवण बेलगोला संबंधित है। इसके ऑप्शन है अशोक के धम्म से। बी, नागार्जुन से। सी, जैन मत से। डी, बौद्ध मत से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैन मत से। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, जैन धर्म से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह स्थान विशेष रूप से गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 57 फीट ऊंची है, इसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे गंगा वंश के मंत्री चामुंड राय ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके अलावा यह स्थान चंद्रगुप्त मौर्य से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में रहकर संयम व्रत द्वारा जीवन त्याग किया। अन्य विकल्प के बारे में जब ही जान लेते हैं। विकल्प ए, बौद्ध मत से। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सी, अशोक के धम्म से। अशोक के धम्म से यह स्थान सीधे संबंधित नहीं है। डी, नागार्जुन से। नागार्जुन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। 18वां प्रश्न है, किसे मिस्र के टालेमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? इसके ऑप्शन है ए, प्लूटार्क। बी, डायोनिसस। सी, प्लिनी। डी, मेगास्थनीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायोनिस। मौर्य काल में मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को भारत में राजदूत के रूप में भेजा था। इससे यह पता चलता है कि मौर्य काल में विदेशी शासकों से कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध थे। टालेमी
ने संभवतः यह दूतव्य बिंदुसार या अशोक के शासनकाल में भेजा था। अन्य विकल्प के बारे में भी जान लेते हैं। ए मेगास्थनीज, इसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बी प्लिनी, यह एक रोमन लेखक और भूगोलवेत्ता था, न कि राजदूत। डी प्लूटार्क, यह एक ग्रीक इतिहासकार था जो मौर्य काल के बहुत बाद में हुआ। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? इसके ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी कामसूत्र, सी शुक्र नीति सार, डी मानव धर्मशास्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज और प्रशासन से जुड़े कई नियमों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें विवाह और तलाक से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि यदि पति अपनी पत्नी को लंबे समय तक छोड़ देता है या उसका भरण पोषण नहीं करता है तो पत्नी को विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि पति अक्षम, पागल या अपराधी हो तो पत्नी को पुनर्विवाह की छूट भी दी जा सकती है। अन्य विकल्पों के बारे में भी जानते हैं। कामसूत्र, यह मुख्य रूप से प्रेम विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़ा ग्रंथ है। बी मानव धर्मशास्त्र, यह विवाह को अटूट बंधन मानता है। सी शुक्र नीति सार, यह मुख्य रूप से राजनीति और शासन से संबंधित ग्रंथ है। 20वां प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। इसके ऑप्शन है जालौक, बी अवंतिवर्मा, सी बृहदत्त, डी नंदीवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहदत्त। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व में हो गया था। इस क्विज का आखिरी प्रश्न है जो आप सबके लिए है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करिएगा। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। दोस्तों, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्विज कैसी लगी इसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज और एक नया टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।